प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं समुच्चय यानी कि सेट्स। तो पहले देख लेते हैं समुच्चय होता क्या है। तो मैं इसको ऐसे परिभाषित कर सकता हूं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह, सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगर मैं इसे अंग्रेजी में डिफाइन करूं तो इस तरह से लिख सकता हूं कि ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स is called a set। चलिए मैं इसे समझा देता हूं। यानी लिखा मैंने सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब ये भैया सुपरिभाषित वस्तु होती क्या है? तो आपके संग्रह में जो वस्तुएं दी गई होंगी वो एक दूसरे से भिन्न होंगी और प्रत्येक एक विशेष मान को धारण कर रही होंगी। वही वस्तुएं आपकी सुपरिभाषित वस्तुएं कहलाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मैं यहां लिखता हूं कि सभी प्राकृत संख्याओं का समूह एक आपका समुच्चय है। अगर मैं सभी प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं तो वो आपके 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही अनंत तक चले जाएंगे, अनंत तक जाएगा ना जी। तो ये सारे आप क्या देख रहे हैं, इसमें जो वस्तुएं हैं ये एक दूसरे से भिन्न है, इसमें की वस्तुएं एक दूसरे से भिन्न है और हर एक विशेष मान को धारण कर रहा है, विशेष गुण को प्रकट करे। अब जैसे 1 है 2 है 3 है, सबके गुण अलग अलग है। तो इसी प्रकार की जो वस्तुएं होती है ना वो सुपरिभाषित वस्तुएं कहलाती है। तो इसी प्रकार के सुपरिभाषित वस्तुओं का जो यह संग्रह देख रहे हैं, इन सबको इकट्ठा करके जो लिख रहे हैं, यही आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। अब ये वस्तुएं जो है, हर एक वस्तुओं को हम लोग यहाँ तत्व कहते हैं, अवयव कहते हैं या सदस्य के नाम से जानते हैं। तो इसे भी मैं यहां लिख देता हूं कि संग्रह के वस्तुओं को समुच्चय का अवयव यानी कि एलिमेंट, अंग्रेजी में एलिमेंट कहेंगे, अवयव या तत्व का मतलब भी एलिमेंट ही होता है, या सदस्य यानी कि मेंबर कहते हैं। यानी कि ये एक भी आपका सदस्य है या मेंबर है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सारे क्या है आपके मेंबर है, एलिमेंट है, या ऐसे कहें हिंदी में तो अवयव, तत्व या सदस्य के नाम से जानेंगे। अब बात करें कि समुच्चय का प्रयोग क्या है। तो समुच्चय का प्रयोग हम लोग बहुत तरीके से करते हैं। हम लोग अभी गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे हम लोग, संबंध और फलन, उसमें भी इसका प्रयोग करेंगे। आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे क्लास 10th में, आगे भी पढ़ेंगे तो उसमें भी समुच्चय का प्रयोग होगा। आप प्रायिकता पढ़ेंगे, आगे इस बुक में भी पढ़ेंगे तो वहां भी इसका प्रयोग होगा। तो हम लोग बहुत ज्यादा रूप से, बृहत रूप से हम लोग समुच्चय का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। अब बात करें कि समुच्चय के बारे में, समुच्चय का प्रयोग किसने किया था। तो समुच्चय शब्द का प्रयोग सबसे पहले यह जर्मन के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था आपका जॉर्ज, यही थे आपके जॉर्ज कैंटर ने ही समुच्चय की नींव रखी थी। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी बुक में तो बहुत बेकार सा फिगर दिया है, मैंने एक अलग से ये डाउनलोड करके आपको दिखा दिया है। चलिए हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसको और अच्छे तरीके से आपको ध्यान देने की जरूरत है।
चलिए मैं अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेता हूं और उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वस्तुएं समुच्चय में होंगी और कौन सी नहीं होंगी। तो मैं पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे लिखता हूं तेज तेज विद्यार्थियों, तेज विद्यार्थियों, तेज विद्यार्थियों का समूह, तेज विद्यार्थियों का समूह। दूसरा लिखता हूं मोटे या मोटी लड़कियों का समूह, मोटी लड़कियों का समूह। एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, मोटी लड़कियों का समूह। तीसरा ले लेते हैं सुंदर लड़कियों का समूह, ठीक है, सुंदर लड़कियों का समूह, सुंदर लड़कियों का समूह, सॉरी सुंदर लड़कियों का समूह, ठीक है। और लेते हैं सभी पूर्ण संख्याओं का समूह, सभी पूर्ण संख्याओं का समूह, सभी पूर्ण संख्याओं का समूह, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं वर्ग 11th, वर्ग 11th के कुल छात्रों का समूह, समूह। अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी विशेष विद्यालय के छात्रों का समूह। चलिए अब इन सब चीजों को मैं समझाता हूं। हम यहां पता करेंगे कि कौन से, आप ये दिए गए उदाहरण जो है कौन से समुच्चय में है और कौन से समुच्चय नहीं है, कौन से समूह समुच्चय है और कौन नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप जानते हो कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। अब मैंने पहला एग्जांपल लिया है कि तेज विद्यार्थियों का समूह। अब अगर देखा जाए तेज विद्यार्थियों को, तो अगर आप चुनने की कोशिश करोगे विद्यार्थियों को, तो आप इसे सुपरिभाषित वस्तुएं नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अगर कोई बच्चा तेज है तो वह कितना तेज है इसके बारे में आप पता नहीं लगा सकते। हो सकता है वो मैथ में तेज हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, तो उसका अनुमान नहीं लगा सकता, उसके बारे में आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि समुच्चय में नहीं है, समुच्चय में नहीं है, यह समुच्चय है ही नहीं, या ऐसे कह सकते हैं कि यह समुच्चय नहीं है। ठीक है। मोटी लड़कियों का समूह। अब मोटापा की बात करें तो मोटापा कितना है इसका भी आप मापदंड नहीं लगा सकते हो, यानी कि यह भी सुपरिभाषित वस्तुएं नहीं है। मोटापा, मोटा होना, ये इसका मापदंड आप नहीं लगा सकते हो, है ना जी। कोई कितना मोटा है इसके बारे में आप नहीं बता सकते हो, तो इसलिए यह भी आपका सुपरिभाषित वस्तु नहीं है, इसलिए यह भी समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। सुंदर लड़कियों का समूह। अब बात करें सुंदर लड़कियों का समूह। अब आपसे पूछा जाए, आप ही लोग अभी जो जितने भी स्टूडेंट हो, अभी पढ़ रहे हो, आपको पता होगा, अगर मान लो किसी को कैटरीना, किसी को करीना, किसी को कोई एक्ट्रेस अच्छी लगती है, तो वो तो अपने हिसाब से देखता है ना जी। यानी कि ये भी आप सुंदरता का मापदंड एक सुपरिभाषित वस्तु नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबका भैया नजरिया अलग अलग होता है, तो ये सुपरिभाषित वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है। दैट मीन्स यह भी आपका समूह नहीं है। सभी पूर्ण संख्याओं का समूह। हाँ भैया हम जानते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। दैट मीन्स यह आपकी समूह जो है यह समुच्चय में है, यह समुच्चय है, ठीक है, ये आपका समुच्चय है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, वर्ग 11 के कुल छात्रों का समूह। अब वर्ग 11 के छात्र की बात करें तो आप यहां पे ये परिभाषित नहीं है कि कहां के वो छात्र हैं। ये छात्र आपके स्कूल के हो सकते हैं, पूरे इंडिया के हो सकते हैं, पूरे इंडिया में, इंडिया को छोड़ो पूरे वर्ल्ड के भी हो सकते हैं, वर्ल्ड में कितनी सारी कंट्री है, तो ये भी आपके संग्रह की वस्तु में नहीं आएगा, इसलिए यह भी आपका समुच्चय नहीं है। यहाँ का किसी विशेष विद्यालय के छात्रों का समूह, हाँ यह समुच्चय है, क्योंकि किसी विशेष विद्यालय में छात्रों का जो समूह होगा उसको संग्रहित किया जा सकता है, वो समुच्चय की वस्तुएं हैं और सुपरिभाषित वस्तु है, क्योंकि किसी विशेष विद्यालय में 400, 500, 600, 800 जितने भी छात्र हैं उनका संग्रह हम लोग कर सकते हैं। दैट मींस यह आपकी संग्रह की वस्तु है, यह आप सुपरिभाषित वस्तु है, इसलिए यह समुच्चय में है।
यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि समुच्चय क्या होता है और समुच्चय कब नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको ये ज्ञान हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाएगा और इनके अवयवों को कैसे निरूपित किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड इट्स एलिमेंट। तो यहां मैंने लिखा है कि समुच्चय को साधारणतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCDEF मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है और समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। ध्यान रखना, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से और समुच्चय के अवयवों को यानी उनके एलिमेंट को, सदस्य को कैसे, तो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से सूचित करते हैं। समुच्चय को दो मझोले कोष्ठक के अंदर एक एक कर लिखकर या जहां एक एक कर लिखना संभव नहीं है वहां उनके सामान्य गुण जिससे हर एक अवयव धारण करते हैं को लिखकर व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ दो तरीके से समुच्चय को हम लोग व्यक्त करते हैं। किस तरह से समझ लीजिए, मैंने यहाँ कहा कि ए जो है, ए कैपिटल ए यानी ए फॉर क्या है, ए आपका किसी समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताया ना मैंने कि बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से समुच्चय को निरूपित करते हैं। तो मैं यहाँ ए बराबर लिख दूं सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, सभी प्राकृत संख्याओं का समूह। तो देखो यह आपको पहले बताया कि यह एक समुच्चय में होता है। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं, तो अगर मैं इसे निरूपित करना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6, ये सारी आपकी प्राकृत संख्या है। तो यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, समुच्चय को दो मझोले कोष्ठक के अंदर अवयवों को एक एक कर लिखकर, एक एक कर कॉमा देते लिखे हैं, तो एक एक कर लिखा जाता है और जहां एक एक कर लिखना संभव नहीं है उनके सामान्य गुण को जिससे हर एक अवयव धारण करता है वैसे भी लिख सकते हैं। तो इसका एक और तरीका है, जैसे मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे चल के, x बिलोंग्स टू n। अब ये इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू n, n फॉर नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, यानी कि x क्या है, यहाँ प्राकृत संख्या है। x फॉर किसके लिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से एलिमेंट को डिनोट किया जाता है ना, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है। तो x बिलोंग्स टू n यानी कि x एक प्राकृत संख्या है, यहाँ पे इस तरह से दर्शा रहा है, यानी इसका और इसका मतलब सेम है। इसको लिखना मैं सिखाऊंगा, अभी आगे इसी चैप्टर में लिखना सिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ संकेत का प्रयोग हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, तो कुछ विशेष संकेतों को पहले समझ लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें अभी हमने ये सीखा कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है और उनके अवयवों को छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है और उनको मझोले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है एक एक करके, या फिर उनके एक विशेष गुण को लिखा जाता है जो हर एक अवयव धारण करता है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता था, x कॉलन x एक प्राकृत संख्या है, तो एक विशेष गुण है ना जी कि ये प्राकृत संख्या गुण पकड़ कर, तो प्राकृत संख्या यही सब होती है, समझ गए ना। तो इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ, समुच्चय के निरूपण में कैसे निरूपित करते हैं, उनको दो प्रकार से निरूपित किया जाता है, उसके बारे में हम लोग आगे इसी चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोला कि कुछ विशेष संकेतों की हमें आवश्यकता होगी इस चैप्टर में, तो उनको पहले जान लेते हैं। एन, जहां कैपिटल एन दिया होगा, एन का मतलब होगा वहां पे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। चलिए ये आपको याद रखने होंगे, जहां Z या I दिया होगा, कैपिटल Z या कैपिटल I दिया होगा, तो इसका मतलब होता है पूर्णांकों का समुच्चय, Q दिया होगा तो Q के लिए क्या होता है, Q फॉर परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, R दिया होगा तो R फॉर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अच्छा R बाई Q दे देते, तो ये देखो R फॉर क्या है, R वास्तविक के लिए था और Q परिमेय के लिए था, तो ये आपका अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय,
अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय r/q निरूपित करेगा। ठीक है। अच्छा, इसी में देखो z प्लस या i प्लस, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय निरूपित करेगा। अच्छा, अगर मैं q प्लस दे दूं तो धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। अच्छा, और भी हो सकते हैं, और कुछ संकेत हो सकते हैं, और मैं बोलना चाहूं तो यहाँ पे r प्लस, या इसका मतलब क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। उसी तरह से अगर आप इसमें माइनस दे दोगे r माइनस, तो इसका मतलब ऋणात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय, q माइनस दे दोगे तो ऋणात्मक परिमेय संख्या का समुच्चय, z माइनस या i माइनस दे देंगे, z माइनस या i माइनस दे देंगे, तो इसका मतलब होगा ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो माइनस वाले भी क्लियर हो गए, इसी से लिखवाने की जरूरत आपको नहीं है। तो इसी तरह के कुछ संकेत है जिनको हमेशा आपको याद रखना होगा। W जगह W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। W के लिए पूर्ण संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए थोड़ा सा इसको, हाँ, W और पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे देखिए दो संकेत देख रहे हैं, ये ई जैसा जो है इसको पढ़ा जाता है बिलोंग्स और इसको नॉट बिलोंग्स, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। इन दोनों का अर्थ क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी यूज कर लिया था आपको शुरू में ही, लेकिन इसका अर्थ अभी अब आपको बता दे रहा हूं। कोई तत्व किसी समुच्चय का सदस्य है, इस बात को बतलाने के लिए संकेत ये ई जैसा जो सिंबल है, इस बिलोंग्स टू का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिंबल का प्रयोग कब किया जाता है? कोई तत्व किसी समुच्चय का सदस्य है, इस बात को बतलाने के लिए संकेत इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि x समुच्चय A का सदस्य है या तत्व है, यानी कहने का मतलब यह है कि x बिलोंग्स टू A, यानी और इसको लिखेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू ए, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए और पढ़ेंगे क्या? x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी कि x समुच्चय A का सदस्य है, x समुच्चय A का सदस्य है। मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय A है जिसका एलिमेंट मैं यहाँ 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, और मैंने यहाँ कह दिया कि 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। तो 4 जो है, चार जो अवयव देख रहे हैं, यह समुच्चय A का सदस्य है, इसी बात को बतलाने के लिए इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। 4 बिलोंग्स टू A, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 समुच्चय A का सदस्य है, 4 समुच्चय A का सदस्य है। देख रहे इसमें है ना, इस समुच्चय में शामिल है। तो कोई तत्व या कोई अवयव किसी समुच्चय का सदस्य होगा, इस बात को बतलाने के लिए इसका संकेत का प्रयोग करते हैं, इसे हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। और इसी के विपरीत कोई तत्व किसी समुच्चय का सदस्य नहीं है, इस बात को बतलाने के लिए संकेत नॉट बिलोंग्स टू, इसको नॉट बिलोंग्स टू, ई जैसा ही सिंबल है इसको काट देना है, यानी कि इसको नॉट बिलोंग्स टू पढ़ेंगे का इस्तेमाल किया जाता है। यानी मैं इसी में देख लूं या कह दो कि 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या है कि 5 समुच्चय A का सदस्य नहीं है। देख रहे हैं इसमें शामिल नहीं है, तो इसके लिए हम लोग ये प्रयोग करते हैं। कोई तत्व किसी समुच्चय का सदस्य नहीं है, इस बात को बतलाने के लिए नॉट बिलोंग्स टू, इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 नॉट बिलोंग्स टू ए, समझ गए? तो कोई तत्व किसी समुच्चय का सदस्य नहीं है, इस बात को बतलाने के लिए हम लोग नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं। तो ये संकेत आपको याद रखने होंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे समुच्चय को व्यक्त करने के विधियों के बारे में, यानी कि मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। तो किसी समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां होती हैं, एक है सारणी या तालिका रूप, जिसे अंग्रेजी में टैबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो आप ध्यान रखना, हम लोग इसमें बृहद रूप से ज्यादातर हम लोग
सारणी रूप कहेंगे या हम लोग रोस्टर फॉर्म के नाम से जानेंगे इसे। ठीक है, तालिका रूप का बहुत कम प्रयोग करेंगे, तो सारणी रूप ही आप ध्यान रखना, नाम आपके क्वेश्चन में ज्यादातर सारणी रूप में ही कहेगा। तो सारणी रूप या तालिका रूप, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा हो गया प्रतीकात्मक या गुण प्रकटीकरण या समुच्च निर्माण रूप, सिंबॉलिक फॉर्म, रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। और इसमें हम लोग ज्यादातर नाम किसका प्रयोग करेंगे, समुच्च निर्माण रूप, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म का हम लोग ज्यादा उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। तो समुच्च निर्माण की दो विधियां हैं, एक सारणी रूप और दूसरा समुच्च निर्माण रूप। ठीक है, और भी इसके नाम है, लेकिन यही दोनों नाम का हम लोग ज्यादातर प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो बात करते हैं सारणी रूप यानी कि टैबुलर फॉर्म के बारे में। इस रूप में समुच्च के सभी अवयवों को मझोले कोष्ठक के अंदर एक एक कर अर्ध विराम यानी कि कॉमा देकर लिखा जाता है। बहुत सिंपल सा है, परिभाषा आपको क्लियर हो गया कि इस समुच्च निरूपण के इस विधि में क्या होता है, कि समुच्च के अवयवों को मझोले कोष्ठक के अंदर एक एक करके कॉमा देकर लिखा जाता है। जैसे मान लो ए बात करें, ए एक समुच्च है जो कैसे बता रहा है, क्या कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्च को निरूपित कर रहा है। कौन, ए। ठीक है, यानी कि इसको कैसे लिखेंगे सारणी रूप में, तो मिडिल ब्रैकेट के अंदर एक एक कर कॉमा देकर 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे कर देंगे, यानी ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा है कितनी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या तो अनगिनत होती है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो हमने क्या देखा है कि इस विधि में क्या किया जाता है कि मझोले कोष्ठक के अंदर एक एक कर कॉमा देके लिखा जाता है। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, लिखता हूँ कि सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्च, बी जो है सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्च है। ठीक है, यानी कि बी बराबर हम लोग किसे लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे लिख देंगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलिए सी बराबर सी लिख लेते हैं। सी एक समुच्च है, क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्च को व्यक्त कर रहा है। यानी कि सभी स्वर कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये ना आपके स्वर। तो इस तरह से ये हम लोग प्रकट करते हैं, एक एक करके कॉमा देकर लिखा जाता है सभी एलिमेंट को, तो वह होता है आपका सारणी रूप। ठीक है, या तालिका रूप। चलते हैं अगला हमारा था प्रतीकात्मक या समुच्च निर्माण रूप, सिंबॉलिक और सेट बिल्डर फॉर्म। इस रूप में सदस्यों के बारे में एक साधारण गुण जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संतुष्ट होता है बताकर सदस्यों को व्यक्त किया जाता है। इसके लिए मझोले कोष्ठक के अंदर एक चर x को लिखकर, फिर तिरछी लकीर या कॉलम देकर, पुनः उस चर x को लिखकर कॉमा देकर चर के गुण को लिखा जाता है जो समुच्च के प्रत्येक अवयव द्वारा संतुष्ट होता है। चलिए अब इसको समझिए। जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसके पहले आप देखे थे वहां पे रोस्टर फॉर्म में, तो मैंने दिखाया था आपको 1 2 3 4, ये मैंने क्या बताया था, ये सभी प्राकृत संख्याओं को व्यक्त करता है। तो ये आपका रोस्टर रूप में है ना जी, आपका यह तालिका फॉर्म में है ना जी। तो ये सारणी रूप से हम लोग इसको प्रतीकात्मक यानी कि समुच्च निर्माण रूप में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ देखे है कि इसको भी मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है, और पहले एक चर x लिख लेंगे, फिर तिरछी लकीर या कॉलम देंगे, फिर पुनः x को लिख देंगे और फिर कॉमा देकर इसके गुण को लिखा जाएगा। क्या, तो एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या देख रहे हैं ना, ये सारी प्राकृत संख्या ही है, तो सबके गुण को प्रकट कर रहा है। या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू n। n का मतलब ही है प्राकृत संख्याओं का समुच्च, जैसा कि मैंने आपको इसमें पढ़ा है, इसी चैप्टर में सिंबल में बताया है। तो यह हो गया। उसी तरह से मान लो मैं भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना ही लिखता हूँ। अब इसके बारे में बात करें तो ये भी आपकी प्राकृत संख्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x कॉलम देके फिर x प्रथम 5 प्राकृत संख्या है, 5
प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। इसको और भी तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं। इसे याद देकर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x:x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। लेकिन यहां कह देता हूं यह कि जो कि 5 और 5 से छोटा है, 5 के बराबर है या 5 से छोटा है। नेचुरल नंबर तो है, प्राकृत संख्या तो है, लेकिन 5 के बराबर है या 5 से छोटा है, यानी यही आ जाएगा। या इसे ऐसे भी लिख सकता हूं x:x बिलोंग्स टू n और कह दूं कि x इज लेस देन 6, 6 से छोटा है, तो 6 से छोटा प्राकृत संख्या। समझ गए ना? तो आप ऐसे जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बस दिखना चाहिए कि ये उसी के बारे में बात कर रहा हो। तो आपको समझ में आ गया।